to the members of this House. Thank you. श्री गणेश सिंह। यहाँ से बोलने की अनुमति चाहता हूँ उपाध्यक्ष महोदय। ठीक। ये तो सीट जब मतदान होता है तब बैठा जाता है अपने वैसे तो खाली रहे तो कहीं भी आदमी बैठे। ये भी बात ठीक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्लीज ऐसा नहीं। मैं अभी माननीय मंत्री जी ने केंद्रीय शिक्षा संस्था प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक 2012 को जो यहाँ पर संशोधन के लिए प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। दरअसल ये केंद्रीय शिक्षा संस्था प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 में जो पारित किया गया था, उसके लागू करने में जो कठिनाइयाँ आ रही थीं, उनके संशोधन के संदर्भ में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को पारित किया है और आज लोकसभा में इस पर बहस शुरू हुई है। इसमें मुख्य रूप से दो प्रावधान हैं। एक तो छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के श्रेणी के लिए आरक्षण में संशोधन, और दूसरा है अधिनियम के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए समय सीमा का विस्तार। विधेयक के जो प्रमुख रूप से उद्देश्य हैं, केंद्रीय शिक्षा संस्थान प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक 2012 का केंद्रीय शिक्षण संस्था प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ एससी, एसटी और ओबीसी के विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु क्रमशः 15%, 7.5% और 27% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, इसी का ये संशोधन है। दरअसल छठी अनुसूची के तहत जो केंद्रीय शिक्षण संस्थान है, पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल में, मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में, सिक्किम में, त्रिपुरा में और आसाम में, जहां जनजातीय क्षेत्र में स्थापित शिक्षण संस्थाओं में एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देने की उसमें व्यवस्था की जा रही है। लेकिन मैं इसमें कहना चाहता हूं कि वहां पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने जो सीमा निर्धारित की है 50% की, वो पहले से वहां पर आरक्षण दिया गया है। तो फिर नए सिरे से 27% ओबीसी को आरक्षण देने में मुझे लगता है कि बहुत व्यवहारिक कठिनाइयां आएंगी, और इसमें क्या प्रावधान करेंगे, सीटें बढ़ाएंगे, उस पर करेंगे। कई राज्यों में जहां राज्य कोटे की बात आई है, राज्य कोटे में भी स्थिति यह है कि वहां पर आरक्षण अलग अलग राज्यों में अलग अलग आरक्षण, कहीं 15% है, कहीं 14% है। अभी दिल्ली सरकार ने जो 21% किया था, तो इसी तरह से कई राज्यों में अलग अलग परसेंटेज है। तो एक इसमें मुझे लगता है कि प्रावधान में ये सुनिश्चित किया जाना जरूरी होगा कि आखिरकार जब 27% ओबीसी के लिए आरक्षण हम सुनिश्चित कर रहे हैं, तो उनके लिए वहाँ पर उन शैक्षणिक संस्थाओं में पूरी तरह से व्यवस्था कैसे करेंगे, इसका भी इसमें उल्लेख मुझे लगता है कि करना जरूरी है। अभी जैसे अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ की बातचीत हुई, सही बात है कि वहाँ पर पहले से आरक्षण 50% है और वहाँ पर अब ओबीसी के लिए 27% आरक्षण करना है। तो जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, फिर उसके आधार पर वही स्थिति खड़ी होगी। राज्य कोटे की भी स्थिति मुझे लगता है कि बहुत ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं मंत्री जी से चाहूँगा कि जब अपना उत्तर दें तो इस बात का पूरी तरह से खुलासा करें कि कैसे ओबीसी के विद्यार्थियों को हम उसमें प्रवेश दे पाएंगे। कुछ स्टैंडिंग कमेटी में भी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ आई थी और स्टैंडिंग कमेटी ने भी उस पर अपनी चिंता प्रकट की है, और उसमें जो उच्चतर संस्थाओं के जो सचिव आए थे, उसमें उन्होंने कहा यही बात जो मैं कह रहा हूँ, पूर्वोत्तर राज्यों से संदर्भ में भी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के संदर्भ में भी, और इसी तरह से अन्य जो अल्पसंख्यकों के लिए जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, उनमें भी इस तरह से कठिनाइयों का जिक्र उन्होंने किया है। लेकिन ये बात सही है कि 27% आरक्षण ओबीसी के लोगों को देने के लिए पूरी तरह से जो प्रयास इस विधेयक में किया गया है, उसका निश्चित तौर पर हम स्वागत करते हैं। लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। तमिलनाडु में जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता,
तो इसके पहले तमिलनाडु सरकार ने 69% आरक्षण वहाँ पहले से ही शैक्षणिक संस्थाओं में प्रारंभ किया हुआ था और आज भी वो व्यवस्था वहाँ चल रही है। तो अगर एक राज्य में इस तरह व्यवस्था है तो बाकी के राज्यों में क्यों नहीं हो सकती? ये एक विषय है जो काफ़ी विचार करने योग्य विषय है। और इस पे राज्य कोटे में भी जो बात आई है, तो इसमें एक सुझाव है कमेटी का कि छठी अनुसूची में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में स्थित किसी केंद्रीय शिक्षण संस्थान CII में राज्य द्वारा निर्धारित कोटे के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की जाए। लेकिन इसमें भी दिक्कत जाएंगी। मैं इनके साथ साथ एक निवेदन करूंगा कि आज देश में लगभग निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 111 है और जो निजी मानक विश्वविद्यालय हैं उनकी संख्या 90 है। इन विश्वविद्यालयों में अभी तक कोई भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, देश में बहुत बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं। शासकीय जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में विश्वविद्यालय है उनकी जो संख्या लगभग 40 के आसपास है। इससे बड़ी संख्या के प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं और उन विश्वविद्यालयों में छात्र वही पढ़ने जाते हैं जिनका सरकारी कॉलेजों में एडमिशन नहीं होता और वहाँ पर जब वो जाते हैं तो उनको बहुत बड़ी राशि चुकानी पड़ती है, बहुत बड़ी लंबी फीस देनी पड़ती है और यहाँ तक कि वहाँ एडमिशन भी बहुत मुश्किल में हो पाते हैं। वो भी भारत सरकार के नियंत्रण में है, देश के अंदर वो विश्वविद्यालय चल रहे हैं, तो उनमें क्या प्रावधान नहीं किए जा सकते? मैं मांग करना चाहता हूँ कि उन विश्वविद्यालयों में भी ऐसी व्यवस्था हो ताकि वहाँ भी आरक्षण की व्यवस्था की जा सके। आज उन विश्वविद्यालयों की स्थिति ये है कि वहाँ पर कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री जी की सिफारिश की जरूरत होती है, माननीय मंत्री जी की सिफारिश की जरूरत होती है, मुख्यमंत्रियों की सिफारिश की जरूरत होती है, तब जाकर के प्रवेश मिलता है। पहले हमारे देश में शिक्षा को लोग धार्मिक आधार पर मानते थे कि शिक्षा देना हमारे लिए एक धार्मिक कार्य है, ऐसा मानते थे। लेकिन आज शिक्षा पूरी तरह से व्यापार में तब्दील हो गई। आज तो बैंक उनको फाइनेंस करने लगे। कल तक बैंक कभी भी शैक्षणिक संस्थाओं को फाइनेंस नहीं करते थे, लेकिन आज बैंक फाइनेंस करना शुरू कर दिए। और जिस तरह से बड़े बड़े पूंजीपति लोग देश के भीतर नए नए विश्वविद्यालय बना रहे हैं और उसको इस तरह से जैसे कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, अब वो इंडस्ट्री की तरह हो गए विश्वविद्यालय। जगह जगह पर बड़े बड़े महाविद्यालय, बड़े बड़े विश्वविद्यालय खुल रहे हैं और उनकी जिस तरह से देख रेख है और उसमें लगता है जैसे कोई नियंत्रण नहीं। यूजीसी का जो वहाँ पर मुझे लगता है कभी अध्ययन होता होगा, परीक्षण करते होंगे, लेकिन कोई भी आज तक एक भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जिन पर उनकी अनियमितता के चलते रोक लगाने का प्रयास हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विधेयक में एक प्रावधान ये भी हो कि जो आरक्षण व्यवस्था इस विधेयक में सुनिश्चित की गई है, जो भारत सरकार तय करने जा रही है, वो अगर जो संस्था पालन न करे तो उनके विरुद्ध क्या कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा विधेयक में भी प्रावधान होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक टिप्पणी के चलते उन्होंने कहा था कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान में ओबीसी कोटे की सीटों में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की आरक्षित सीटें सामान्य वर्ग के छात्रों को नहीं दी जा सकती। माननीय मंत्री जी ने भी कहा है, मंत्री जी ने भी अपने उसमें एक बयान में इस बात को कहा था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 2011 में जो स्थिति दिल्ली विश्वविद्यालय में ओबीसी की 7,059 सीटें थी और उसमें मात्र 3,158 सीटें भरी गई, शेष सीटें खाली रह गई। इसी तरह से भगत सिंह कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स में ओबीसी की 59 जगह थी जिसमें 14 मात्र भरी गई। दौलत राम कॉलेज में 290 में से 169 भरी गई। आनंद कॉलेज में 160 में से 42 भरी गई। वेंकटेश्वर कॉलेज में 269 से 149 भरी गई। और ऐसा लगता है जैसे कई ऐसे हिंदू कॉलेज में 203 सीट में 170 मात्र भरी गई। ARSD कॉलेज में 300 जगह थी जिसमें 181 भरी गई। IIT JEE का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, उसमें 2545 ओबीसी के छात्र पास हुए। ये एक नई कठिनाई जो सामने आई है, मैं मंत्री जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जो बच्चे
जनरल कैटेगरी को क्रॉस कर रहे हैं, जो उनके मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी को क्रॉस कर रहे हैं, इसके बावजूद भी वो श्रेणी में आ जाते हैं ओबीसी के। जैसे ओबीसी का एक उदाहरण बता रहा हूँ, 2545 ओबीसी के छात्र पास हुए आईआईटी और जेईई में, लेकिन उसमें से मात्र 1540 सामान्य मेरिट में हुए, बाकी 1450 ओबीसी छात्र को प्रवेश में अनुमति नहीं मिली। तो ये कौन सा कानून है भाई? जो जनरल कैटेगरी है तो सबके लिए है। जनरल कैटेगरी के मार्क्स अगर कोई क्वालिफाई कर रहा है तो फिर उसको उस वर्ग की श्रेणी में रखने का क्या उचित है? और ये हुआ है, इसी पिछले 2011 में हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सहारा ने इस पे एक बात और लिखी थी, और मैं वो पढ़ रहा था अखबार, कि जिन विश्वविद्यालयों को आपने सीटें बढ़ाने के लिए पैसा दिया था और समय सीमा पर वो पैसा खर्च नहीं हुआ, क्या उसकी मॉनिटरिंग के लिए कोई ऐसा व्यवस्था की गई? कब तक वो पूरा करेंगे? मुझे लगता है वो जानबूझ करके उसको डिले कर रहे हैं ताकि जो नई आरक्षण नीति है उसको लागू ना करना पड़े। तो इस पर भी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा देखें। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आर.वी. रविंदर जी और ए.के. पटनायक की खंडपीठ ने एक निर्णय दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कट ऑफ मार्क्स के बारे में। जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ओबीसी का जो कोटा है, मुझे लगता है कि उसका लाभ ओबीसी के छात्रों को नहीं मिल सकता। पिछली बार जो कट ऑफ मार्क्स हुआ था 10% का था सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद, लेकिन वो वाकई में आपने भी इस बात को माना है और आपने कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के हक के लिए खुद केंद्र सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ऐसा आपने खुद कहा था। दरअसल मौजूदा नियम के मुताबिक ओबीसी के छात्रों को केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में न्यूनतम कट ऑफ से 10% कम प्रवेश दिया जाता है और ये पर्याप्त नहीं है। मुझे लगता है कि कट ऑफ पॉइंट तो वही होना चाहिए कि जहां 100 में से अगर मेरिट सूची बनती है 80 की, तो 80 तक नंबर प्राप्त करने वाले तो ठीक है जाएंगे ऊपर, लेकिन उसके बाद फिर ओबीसी की सूची शुरू हो और उसके बाद से फिर होना चाहिए, चाहे वो अंक चाहे जितना नीचे चले जाए। मैं समझता हूँ तभी उस वर्ग के लोगों को फायदा मिलेगा। दरअसल उद्देश्य सरकार का और हम सबका एक ही है कि जो समाज के लोग पिछड़ गए हैं पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, उनको हम विशेष अवसर देकर के कैसे बराबरी में लाने का काम करें, ये व्यवस्था का उद्देश्य था। दरअसल हमारे देश की जो शिक्षा पद्धति थी, अगर उसका अपन जिक्र करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा ही देश एक ऐसा देश था जहां पर गुरुकुल में पढ़ाई कराई जाती थी, गुरुकुलों में। और वो गुरुकुलों में पढ़ाई करने वाले जो छात्र थे वो मानते थे कि हम शिक्षा अध्ययन करके देश में कुछ बड़ा काम करेंगे। और बिल्कुल सही बात है कि वहाँ पर जो गणित, रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र जो पढ़ाई जाती थी वहाँ के आचार्यों के द्वारा, और उनके विद्यार्थियों ने पृथ्वी की गति माप लिया। ये हमारे देश में शिक्षा पद्धति थी। प्रकाश की गति माप लिया था, रसायन शास्त्र की खोज की थी, कभी जंग न लगने वाला लोहा बनाया था, दशमलव प्रणाली स्थापित की थी, शून्य दिया था, अंकगणित की खोज की थी। उस समय पर हमारे गुरुकुलों में जो आचार्य लोग शिक्षा देते थे वो शिक्षा पद्धति हमारे देश में थी, तभी तो जाकर के ये देश विश्वगुरु बना था। लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ ये भी व्यवस्था थी। हमारे देश में गांव में कहावत थी, ऐसी परंपरा बनाई थी, पढ़े लिखे कुछ ना होए, हर जोते कुठिला भरो, एक कहावत गांव में होती थी। और उस समय पर लाखों करोड़ों ऐसे बच्चे थे जो उसी सूक्ति के आधार पर वो स्कूल नहीं गए और वो वर्ग कहीं ना कहीं पिछड़ता चला गया। बहुत लंबे समय तक वो बात रही आई। हालांकि आज उसमें सुधार हुआ है, अब तो अनिवार्य शिक्षा भी लागू हो गई और निःशुल्क शिक्षा भी लागू हो गई, मौलिक अधिकार भी बन गए। लेकिन पहले की जो स्थिति थी और उसी क्रम में अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी तरह से पिछड़ता चला गया और आज उसमें कहीं ना कहीं इस बात की व्यवस्था हुई है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन करूंगा कि जो शिक्षा का स्तर है वो थोड़ा संक्षेप में कीजिएगा जी, थोड़ा संक्षेप में। अब कर रहा हूँ। शिक्षा का जो हमारे देश का स्तर है बहुत असमानता भरा हुआ है। कहीं तो शिक्षक हैं तो कहीं शिक्षक नहीं है। अब तो खैर भवन बनने लगे हैं सब जगह, खुशी की बात है, लेकिन अभी भी जो शिक्षा का स्तर है वो शिक्षा का स्तर में भारी असमानता है। हमारे पास ऐसे भी स्कूल है
जहां 8-8, 10-10 लाख रुपए हर साल की फीस है। लेकिन दूसरे ऐसे भी स्कूल हैं जहां बेचारे सिर्फ मध्याह्न भोजन खा करके अपने घर चले आते। और अब कल्पना करिए कि हम मुकाबले में खड़े होंगे, मेरिट आज 100 पहुंच गई। अब उस मेरिट के मुकाबले में गांव का विद्यार्थी जो गांव के स्कूल में पढ़ता होगा वो कैसे पूरा कर पाएगा? जो दून स्कूल में पढ़ेंगे निश्चित तौर पर वही सफल हो पाएंगे। आज जितने भर बड़े बड़े स्कूलें हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें कौन अमीर परिवार में जो बच्चे पैदा होते हैं वही उनमें पढ़ाई करने का काम कर सकते हैं। गरीब का बच्चा तो कभी भी उन स्कूलों में पढ़ ही नहीं सकता। और फिर हमें बराबरी की दिशा में लेके जाना है। और जब हम समानता की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें एक समान स्कूलें, एक समान की शिक्षा, एक यूनिफॉर्म और एक तरह का सिलेबस होना चाहिए। वो व्यवस्था हमें इस देश में बनानी पड़ेगी। कुछ लोग, मैं मानता हूं कि समाज में वो बच्चे जिनको तकलीफ भी हो रही है कि हमारा जो अधिकार है वो अधिकार पीछे वाले भाई को दिया जा रहा है जिसके पास मार्क्स कम है। निश्चित तौर पर वो व्यवस्था इसलिए बनाई गई कि जो व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था देश में वर्तमान में चल रही, उसके चलते एक बहुत बड़ा वर्ग पीछे रह गया है। और उसको कैसे हम बराबरी में लाएं? तो आरक्षण, अगर हम चाहते हैं कि ये पूरी तरह से समाप्त हो, लेकिन ये आरक्षण कैसे समाप्त हो? जब हम उन वर्गों को उस बराबरी में खड़ा करने का प्रयास करें। एक तरह की स्कूलें, कॉलेज, आज अमीर के लिए अलग स्कूल, गरीब के लिए अलग स्कूल, ये कब बंद होगा? हम बहुत तरक्की कर चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी खोजें कर चुके हैं, देश बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जितना बुनियादी परिवर्तन होने की जरूरत थी, मैं समझता हूं कि वो अभी तक नहीं हो पाई। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वो इस दिशा पर जो प्रयास उन्होंने किया है अपने मंत्रालय के माध्यम से, मैं मानता हूं कि वो प्रयास थोड़ा सा ठीक है, लेकिन उस प्रयास में और कैसे गति आए। राज्य सरकारों के साथ जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मैं समझता हूं राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है। शिक्षा एक ऐसा विषय है जब राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के इसमें काम करेंगे, समाज की हिस्सेदारी उसमें जोड़ेंगे, तब जाकर के हमारी अच्छी शिक्षा बनेगी। आज न जाने क्या कारण है, लाखों बच्चे हमारे विदेश में पढ़ने जा रहे हैं। विदेश के लोग हमारे यहाँ पूंजी निवेश करना चाहते हैं विश्वविद्यालय बनाने के लिए, लेकिन हमारे बच्चे सब विदेश में पढ़ना जाना चाहते हैं। तो क्या वजह है? हमारी जो मैकाले की शिक्षा पद्धति है, वो शिक्षा पद्धति भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी की बड़ी संख्या खड़ी कर रही है। मैकाले की शिक्षा पद्धति में मूल चूक परिवर्तन की जरूरत है। हमें आज ऐसी शिक्षा चाहिए जो आज के लिए उपयोगी हो। हमें ऐसे संस्थान बनाने होंगे जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो। मैं समझता हूँ कि उस तरफ सोच नहीं है। तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत है आज, वो उस मामले में आज हम बहुत पिछड़े हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की हालत अगर हम देखें तो बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनके पास टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन वो बच्चे अच्छे संस्थान उनके पास नहीं होने के कारण वो पढ़ नहीं पा रहे, वो कॉलेजों में अच्छी तरह से दाखिला नहीं ले पा रहे, वो अच्छे संस्थाओं में अपना प्रवेश न लेकर के वो बेचारे पिछड़ जाते हैं। और आज बहुत, मैं कहना चाहता हूं कि 10 से 15% परिवार देश के अंदर ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा ले पा रहे हैं। बाकी 80 से 85% ऐसे परिवार हैं जो निर्धनता के कारण वो अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे। इसलिए मैं सरकार से चाहूंगा कि ऐसी समान नीति बनाए, ऐसी व्यवस्था देश के भीतर हो कि एजुकेशन में कोई भी अंतर पैदा न हो, असमानता न हो, एक तरह की शिक्षा सबको मिले, ताकि हम बराबरी में सबको साथ लेकर के देश के विकास में आगे बढ़ने का काम कर सकें। मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। और मंत्री जी ने जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, मैं चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। कब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? कब जहां जहां जा चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आप अपना पक्ष रखिए, देश का पक्ष रखिए और कहिए कि देश की व्यवस्था में हमें पूरा सहयोग करें। आरक्षण हमारे विकास के लिए आज जो जरूरी है कि हर वर्ग को साथ में लेकर चलना है, तो हमें उसको देना ही पड़ेगा। और खास तौर पर शैक्षणिक क्षेत्र में विशेष रूप से मैं जोर देता हूं, शैक्षणिक क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालय जो आए हैं, उन निजी विश्वविद्यालयों में भी हमें इन ओबीसी, SC, ST के लोगों, बच्चों को एडमिशन में रिजर्वेशन मिले, ऐसा प्रावधान इस विधेयक में करें। मैं इतना ही बात करके आप अपनी बात को धन्यवाद।